Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 7 that is physics of solids. तो बेटा आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 जो कि था फ्लूइड मैकेनिक्स उसको हमने एंड कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने ना सॉलिड की डेफिनेशन लिखी है। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखी है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है, लेकिन हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की एक स्टेट है इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, और इसके अंदर एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, यानी देयर इज नो स्पेसिंग बिटवीन देम, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है। एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते, एटम जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ही फिक्स पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी दो मजीद प्रॉपर्टीज क्या आ जाती हैं कि देयर शेप एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका जो शेप है और वॉल्यूम है वो हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, यानी कि फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होती है। दे रेजिस्ट डीफॉर्मेशन, और ये डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं। डीफॉर्मेशन बेटा बेसिकली क्या होती है कि यानी अगर हम इसके ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह अप्लाई करके इसकी शेप को, इसकी फॉर्म को चेंज करना चाहें तो उसको ये रेजिस्ट करते हैं। मीनिंग दे डू नॉट चेंज शेप इजीली, यानी आसानी से ये अपनी शेप चेंज नहीं होने देते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स ऑफ सॉलिड में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया ना कि सॉलिड्स होते क्या हैं। तो फिजिक्स ऑफ सॉलिड में ना आपको इसके नाम से पता चल रहा है सॉलिड की फिजिक्स, ठीक है, यानी बेसिकली सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। सो इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, द स्टडी ऑफ हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सॉलिड एंड हाउ दिस अरेंजमेंट इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि किस तरह से सॉलिड के अंदर एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं और किस तरह से ये अरेंजमेंट जो है ना ये इसकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हम बेसिक कंसेप्ट है जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एंड फिजिक्स ऑफ सॉलिड इज आल्सो नोन एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसका एक और नाम इसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं। अब इसके बाद मैंने लिखा है कि मटेरियल्स हैव स्पेसिफिक यूजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं इनके यूजेस, ठीक है, यानी किस मटेरियल के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि उस मटेरियल को हमें कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हार्डनेस, हार्डनेस आपको पता है, स्टिफनेस, हार्डनेस यानी कि कोई मटेरियल कितना सख्त है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बेसिकली बेटा हम कहते हैं कि अगर मटेरियल के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें या कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो मटेरियल ना थिन वायर्स के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एबिलिटी होती है मटेरियल की कि वो किस तरह से स्ट्रेस अप्लाई होने पे थिन वायर्स की फॉर्म में, पतली पतली वायर्स की फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब होता है भुरभुरा होना, ठीक है, यानी जैसे हमारे पास ग्लास होता है जिसके ऊपर मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें और वो मतलब उसके टुकड़े हो जाएं, ठीक है, यानी पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। भुरभुरी चीज वही होती है ना जिसके ऊपर हम थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, तो ब्रिटलनेस उसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर मेलेबिलिटी होती है हमारे पास, ये डक्टिलिटी जैसी होती है, इसमें भी हम स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई करते हैं और मटेरियल क्या है थिन शीट में चेंज हो जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि हमने कब मटेरियल को शीट में चेंज करना है या हमें कौन सा मटेरियल चाहिए जिसमें मेलेबिलिटी अच्छी हो, जिसमें डक्टिलिटी अच्छी हो या ब्रिटलनेस अच्छी हो। ये हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है या इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम इसे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड हमने एक और प्रॉपर्टी भी स्टडी करनी होती है, रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड प्रेशर, यानी किसी भी अप्लाई प्रेशर को ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस सारे की समरी में आपको ये करूंगी कि हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, ठीक है, सबसे पहले कि उनके अंदर एटम्स अरेंज किस तरह से है और फिर ये अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज को किस तरह से चेंज कर रही है और फिर इन प्रॉपर्टीज की बेस पे हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारा पूरा चैप्टर सॉलिड्स के बारे में जाने वाला है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है 7.1 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है या इसकी इकसाम कितनी है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट, यानी एटम की अरेंजमेंट की बेस पे ही हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, या फिर एटम के अरेंजमेंट के अलावा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि एटम के अरेंजमेंट ही स्ट्रक्चर होता है ना, किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट, ठीक है। तो सॉलिड में बी क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स, हम सॉलिड को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इसको हम पॉलीमेरिक बोलते हैं। थर्ड वन इज एमोर्फस सॉलिड जिसको हम ग्लासी सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन है, तो ये मैं रीड करती हूँ और आपको रीड करने से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या होता है।
दोज सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे वो मिलके बना है सॉलिड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स, यानी जिन एटम से, जिन आयन से, जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है सॉलिड, हैव अ रेगुलर एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, वो जो होते हैं ना वो एक रेगुलर और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सिंपली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है ना वो ऑर्डरली होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और उनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, यानी देखने से ऐसे लगता है कि बिल्कुल जो है ना एक रेगुलर अरेंजमेंट हुई हुई है, ऑर्डरली प्लेसमेंट हुई है एटम्स की, ठीक है। इसके लिए जैसे आप सपोज करें कि फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर जब आपके जाने से पहले जब चेयर्स बिल्कुल ऑर्डरली अरेंज होती हैं, ठीक है, सारी चेयर्स एक बिल्कुल तरतीब से रखी होती हैं, तो इसी तरह से सॉलिड के अंदर, मटेरियल के अंदर जब एटम्स बिल्कुल तरतीब से पड़े हो ना, तो ये जो तरतीब है ना उनकी, ये जो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है ना, इसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट है कि इन सच सॉलिड्स, इन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर बट देयर पैकिंग मे हैव डिफरेंट पैटर्न, ठीक है। पार्टिकल्स होते हैं पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता है, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से उनकी पैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि देयर पैकिंग मे हैव डिफरेंट पैटर्न्स, इस पैकिंग के मुख्तलिफ पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। पैटर्न का मतलब में मुख्तलिफ डिजाइन हो सकते हैं कि किसी सॉलिड में किस तरह से पैटर्न होगा, किसी सॉलिड में किस तरह से होगा, लेकिन सब में एक चीज कॉमन होगी, वो होगा ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी स्टडीड बाय एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से भी, तो आपने जस्ट इस टेक्निक का नाम याद रखना है कि एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक वो टेक्निक है जो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, डेफिनेशन के बाद इसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, उसके बाद एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो साल्ट हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है। मेटल्स के अंदर हमारे पास कॉपर, आयरन और जिंक आ जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर क्या है, डायमंड है, सिलिकॉन है, और हमारे पास आ जाता है माइका। आयोनिक कंपाउंड के अंदर NaCl आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड है और साल्ट भी है, एंड कॉपर सल्फेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिरेमिक्स हैं, सिरेमिक में जिरकोनियम है और सैंड एंड क्वार्ट्स, ये जो सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इनमें से आप 3-4 भी अपने माइंड में रख लें तो वो इनफ होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो आपने चारों में से कोई स्किप नहीं करनी, ठीक है। इन चारों को आप याद रखेंगे तो ये इनफ होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि इनके पास कोई डेफिनेट खास किस्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। यानी फिक्स वैल्यू का मतलब ये है कि इसके पास रेंज नहीं होती, यानी इन मटेरियल्स की ना जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना या मेल्टिंग टेम्परेचर है ना उसकी रेंज नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि हम कहेंगे कि ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना इसको हम अगर 100 से 200 केल्विन के दरमियान हीट दें या इतना टेम्परेचर दें तो फिर मेल्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका डायरेक्ट या तो 100 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर 200 केल्विन होगा, कोई रेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये आपको पता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमने पहले डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया कि इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे के पूरे सॉलिड में थ्रू आउट द सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट होती है। और ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोरीन एटम है, यानी कि ये जो बड़े एटम्स है ये क्लोरीन के हैं और ये जो छोटे एटम है ये सोडियम के हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और इसमें रेगुलर अरेंजमेंट को आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि कोई रैंडमनेस नहीं है। आप देख सकते हैं एक तरतीब देखने से ही नजर आ रही है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर तरतीब है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं हम, रेगुलर अरेंजमेंट या फिर लॉन्ग ऑर्डर की। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि दे आर एन आइसोट्रोपिक। ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, मीनिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज विद डायरेक्शन। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही होती है, ठीक है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती है, ठीक है। और फिजिकल का क्या मतलब है कि इनकी जाहिरी प्रॉपर्टीज जो नजर आ रही है, ठीक है। अब जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एटम की अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, अब यहाँ पे अगर आप बेटा देखें तो ये क्लोरीन के एटम कॉर्नर पे हैं, ठीक है, और दरमियान में सोडियम का एटम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 2 सोडियम के एटम साइड्स पे हैं, दरमियान में क्लोरीन का एटम है। तो जस्ट फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है कि ये जो है ना ये डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है।
अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि व्हेन कट, जब हम इनको कट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब आप इसको इमेजिन करें कि ये क्यूब है और अगर आप इसको कट करते हैं, ठीक है, दरमियान से कट करते हैं, या फिर आपके पास जो बर्थडे केक होता है उसके लिए आपको समझना आसान हो जाएगा कि जब आप उसको पीसीज में कट कर रहे होते हैं तो वो ना पहले भी एक क्यूब की शेप में होता है, और जब आप उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उसको काट देते हैं, तब भी वो जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं उनको आप गौर से देखें तो जस्ट उनका साइज कम हुआ होता है, बाकी उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। सेम से मुराद ये है कि वो पहले भी एक क्यूब था, बाद में वो स्मॉल साइज के छोटे क्यूब्स बन जाते हैं, तो क्यूब रहता है वो, ठीक है ना। तो जब हम इनको कट करते हैं दे ब्रेक इनटू शार्प, शार्प, बिल्कुल शार्प का मतलब है कि यानी कोई इसमें वो नहीं है कि कोई मटेरियल बाहर आ गया कहीं से क्योंकि बिल्कुल ऑर्डर है ना पूरा स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही स्ट्रेट से कट हो जाता है। शार्प और क्लीन सर्फेसिस होती है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। जब इसके छोटे पीसेस बन जाते हैं तो उनको हम क्लीवेजेस भी बोलते हैं। तो और ये हमारी जो डायग्राम है ये NaCl के बारे में है, इसका स्ट्रक्चर है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का, उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन में क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया है। एमोर्फस और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।